अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी कमाई में और आपके घरों में बरकत दे। आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू और एक वार्म वेलकम आपको नौर लाइफ रूटीन में। मैं हूँ नौर और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हाउ टू अर्न एंड सेव मनी, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये मेरी लाइफ की जो है एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया मनी अर्न करना और जो मेरी कौन सी टिप्स थी जिनकी वजह से जो है मैंने सेविंग की। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और की मोहताज नहीं हूँ। तो चलें शुरू करते हैं मेरी अर्निंग की लाइफ स्टोरी से। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया था वो था ट्यूशन पढ़ाने से। मेरी जो मदर थी वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी, मैथ्स की टीचर थी हाई स्कूल में। तो उसके साथ साथ वो कुछ बच्चों को ट्यूशन भी दिया करती थी। उन्हें देख देख कर मुझे ट्यूशन का शौक़ हुआ और मैं उनके साथ बैठ जाया करती थी। तो बेसिक स्टेप जो ट्यूशन पढ़ाने का हुआ वो ये कि एक बार मैंने अपने फादर से सुबह में जो है कुछ पैसे मांगे क्योंकि स्कूल में एक ट्रिप था, पिकनिक पे जा रहा था और मेरे फादर ने मुझे डांट दिया। जब मैंने इंसिस्ट किया तो इन रिटर्न मुझे उन्होंने एक स्लैप किया, मीन्स मुझे सुबह सुबह एक थप्पड़ पड़ा और कहा कि ख़बरदार आज के बाद तुमने मुझसे पैसे मांगे। और मैं स्कूल की यूनिफॉर्म में तैयार थी और मैं रो पड़ी। और उसके बाद उन्होंने जो है भाई को पैसे दिए। तो मीन्स कि वही टिपिकल मर्दों वाली पर्सनालिटी कि हमारे लिए जो है बेटा सब कुछ है, उसको सब कुछ देना, उसको कमी नहीं होने देनी। लेकिन जो कमी है वो हमने बेटियों के लिए रखनी। बेटियों का हक़ नहीं है कुछ मांगने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मैं उस वक्त थी क्लास 7th में और मैं रोती हुई मदर के पास है और उनको बताया तो उन्होंने मुझे कहा आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ जाके पैसे मांगने की, मैं हूँ ना, आपको चाहिए था आप मुझसे मांगती। आइंदा से आपने पैसे उनसे नहीं मांगने हैं। अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए में हुनर सीखो और अपनी अर्निंग करो। तो वो मेरे क्लास 7th का फर्स्ट सेमेस्टर था और उसके बाद से जो है मैंने मदर से कहा मम्मा मैंने ट्यूशन पढ़ानी है। कहती आप पढ़ा लोगी? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं पढ़ा लूँगी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में थी और हमारे एरिया में जो घराने थे वो मोस्टली जो है अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में भेजते थे और मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। तो ये मेरी फ़र्स्ट अर्निंग थी और उस ज़माने में जो है मुझे ट्यूशन पढ़ाने के 20, 30 और 50 रुपीज़ मिला करते थे। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी जो पे भी नहीं किया करती थी, तो मैंने उसकी भी परवाह नहीं की। और मुझे खुशी होती थी जब बच्चे मेरे पास आते थे, पढ़ के जाते थे, उनकी जो है ग्रेड्स इंक्रीज़ होते थे और उनके पेरेंट्स खुश होते थे और इन रिटर्न जो है वो मेरे लिए कुछ ना कुछ भेज दिया करते थे। कभी खाना, कभी कोई स्वीट की चीज़, कभी स्वीट डिश, और इस तरह को उससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती थी। तो सेकंड जो मेरी टिप है आप लोगों के लिए वो थी स्टिचिंग। अब पाकिस्तान में जो है इजाज़त नहीं है लड़कियों को जॉब करने की या घर से बाहर निकलने की। हमारे ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं था, वो था 90s का ज़माना। तो अब तो फिर भी शायद काफ़ी चेंजेस आ गई हों। तो मैंने स्टिचिंग सीखी थी थोड़ी बहुत अपनी मदर से। वो कटिंग करके दिया करती थी मुझे कपड़े और मुझे जो है निशान लगा देती थी कि आपने इस निशान पे ऐसे ऐसे करके स्टिचिंग करनी है। दूसरा जो है मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ था और मैं जो हूँ इस तरह की बुक्स ख़रीद लेती थी, स्टाइलिंग की बुक्स, कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग, अखबार जहाँ, ख़वातीन का अखबार, ख़वातीन डाइजेस्ट, और उसमें बहुत सारे ना टिप्स होती थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती थी, साथ में पिक्चर्स होती थी। तो उसको देख देख के मेरी स्टिचिंग काफ़ी अच्छी होती गई। मैं स्टिचिंग करती थी और घर में अपने और सिस्टर के कपड़े स्टिच करती थी। तो मेरी सिस्टर को ना बहुत ज़्यादा शौक़ था झिलमिल कपड़े पहनने का, मोती सितारे गोटे जैसे वो फंक्शंस पे पहनते हैं शादियों वाले। तो नेबर्स जब देखते थे तो वो कहते थे ये कपड़े आपने कहाँ से बनवाए? और मैं कहती थी ये तो मैंने ना अपनी सिस्टर के लिए ख़ुद बनाया। तो फिर एक नेबर आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो मेरी नवासियों के कपड़े इस तरह के सी दोगी, मैं ना तुम्हें पे करूँगी। उन्होंने ना कराची से आना है। तो मैंने कहा चले आंटी दे दे, मैंने वैसे कभी किसी के सिए नहीं हैं। तो वो फर्स्ट था, उस वक्त मैं क्लास 9th में थी और मैंने जो है उनकी नवासियों के कपड़े ले लिए और मेरी मम्मी ने जो है वो मुझे कटिंग कर दी और मैंने रात को स्टिच किए
और सुबह 4 बजे तक बैठकर मैंने उसके ऊपर गोटा लगाया। और जब सुबह हुई स्कूल जाने से पहले मैंने उनको जब कपड़े दिए तो शी वॉज शॉक्ड कि ये तो तुमने कैसे किए, मैं तो शाम में मगरिब पे तुम्हें देख रही थी। मैंने कहा आंटी मैंने रात में बैठ के कर ली। कहती सोई नहीं। मैंने कहा नहीं आंटी मुझे नींद नहीं आई। तो वो मेरी फ़र्स्ट अर्निंग थी। मैंने 4 फ्रॉक्स गोटे वाली सी थी और मुझे 200 रुपीज़ मिले थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे पास काम आता गया। और जब भी मेरे पास टाइम होता था तो मैं बच्चों के कपड़े सीती थी, इससे मेरा हाथ भी साफ़ होता गया और मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। और कुछ लोग अगर नहीं भी पे करते थे तो वो इन रिटर्न क्या करते थे, मेरे लिए कोई भी गिफ्ट का टोकन, कोई ज्वेलरी, कोई सूट ले आते थे। इवन कभी फ्रूट भेज देते थे घर पे, कभी खाना भेज देते थे कि जी मुझे खाना ना पकाना पड़े तो मैं उनका काम जल्दी कर दूँ। तो मेरे लिए इंकरेजमेंट थी। और मुझे अर्निंग भी शुरू हो गई थी, जिससे मेरी छोटी सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि आप ही के पास पैसे आ रहे हैं, तो अब जो है हम मज़े से अपनी चीज़ें करेंगे। अब मेरी थर्ड टिप ये थी कि जब मैंने मम्मा से गोटे का काम सीखा था तो मैं जो हूँ अपने तो ड्रेसेस पे गोटा लगाती थी, क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा पसंद था प्लेन ड्रेस के ऊपर मल्टी कलर का गोटे का काम। तो जब लोग देखते थे तो वो पसंद करते थे और फिर नेबर्स जो हैं वो अपने कपड़े, अपने दुपट्टे लाकर मुझे देते थे कि इस पर जो है ना तुम लगा दो, तो जो तुम्हारा खर्च आएगा वो हम पे करेंगे और जितनी तुम्हारी मेहनत है तो वो हम पे करेंगे। तो मैं जो हूँ मम्मा के साथ जाकर होलसेल बाज़ार से काफ़ी सारा मुख्तलिफ़ किस्म का गोटा लेकर आती थी। और जो है छोटी बहन मुझे देख कर वो भी हो गई थी कि आप ही मुझे बताएं पत्तियाँ कैसे लगानी, ये कैसे लगाना है। तो हम दोनों मिलकर जो है दुपट्टों पर गोटा लगाते थे और इस तरह जो है अच्छा पैटर्न बन जाता था। एट टाइम्स वो लोग जो है मुझे कहते थे कि ये बाज़ार से आप अच्छा सा छापा डलवा के इस पर कर दें सूटों पे। तो ये गोटे किनारी का काम मैंने शुरू किया और पर सूट जो है मुझे 100 रुपीज़ मिलते थे भरा हुआ काम। और अगर दुपट्टे के साथ होता था 150, बस जिसका जो होता था वो मुझे पे कर दिया करता था। और 3 to 4 डेज़ लगते थे मुझे एक सूट बनाने में। तो वो काम कर करके मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। और मेरी जो उंगली की पोरें ये भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये प्लेन हो चुकी हैं सिलाई का काम करते करते। इनके जो है ना अभी स्कैनिंग मशीन पे प्रिंट्स नहीं आते। मतलब मैंने इतना काम किया है कि ये उंगलियों के जो प्रिंट्स हैं वो काफ़ी फेड हो चुके हैं। वैसे तो कहते हैं ना सीनियर सिटीज़न के फेड्स होते हैं, बट मेरे अभी से हो चुके हैं। तो मेरी जो 4th टिप है वो सर्दियाँ जब आती थी और जब भी छुट्टियाँ होती थी स्कूल से, तो मैं जो हूँ अपनी मदर के साथ मिलकर ड्रेसेस के ऊपर कढ़ाई किया करती थी। एम्ब्रॉयड्री, बलोची एम्ब्रॉयड्री मैंने मम्मा से सीखी, सिंधी एम्ब्रॉयड्री, बेनज़ीर टांका, कच्चा टांका, भरवा टांका, मतलब बहुत किस्म के टांके थे। अभी तो कितने टांकों के नाम मुझे आते भी नहीं हैं। तो वो जो है बैठ के मम्मा के साथ हम लोग कढ़ाई करते थे। इवन बेडशीट्स पर भी जो है बाज़ार से मैं जाके छापा लगवा के लेके आती थी और सुई सिलाई से जो है काम किया करते थे। मिरर वर्क भी बहुत ज़्यादा किया, तो उस पर भी जो है हमें पैसे मिला करते थे। एक शीशा लगाने के मुझे 2 रुपये मिलते थे। तो शर्ट के ऊपर आपने जितने शीशे लगाए काउंट करके उतने पैसे। और अगर धागा और शीशा मेरा अपना होता था तो उसके चार्जेस मैं अलग लेती थी। तो ये मेरी मतलब बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, क्योंकि हमें परमिशन नहीं थी टीवी देखने की, डांट पड़ती थी, ये कहा जाता था ये ड्रामे देखेंगी तो ख़राब होंगी। तो मैंने जो है अपनी एक्टिविटी मदर के साथ निकाल ली थी। और मुझे देख देख कर जो है मेरी छोटी बहन बहुत इनकरेज होती थी और वो मेरे साथ आके बैठ जाती थी कि आप मुझे ये सारे काम सिखाओ, जैसे आप अर्निंग करी हो वैसे ही मैं भी अर्निंग करूँगी। तो मेरी जो टिप नंबर 5 है कि गर्मियों में जो है मैं बाज़ार से ले आती थी काफ़ी सारा मोती सितारे का काम। और मैं जो हूँ मोती लगाया करती थी ड्रेसेस के ऊपर, सितारे लगाया करती थी। प्लेन दुपट्टे होते थे या प्रिंटेड दुपट्टे होते थे तो उसके ऊपर मोती सितारे कट दाने से जो है मैं डिज़ाइनिंग करती थी और उसकी भी जो है मुझे पेमेंट मिलती थी। स्पेशली जो कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स होती थी तो वो मुझे कहती थी यार तुम्हारे हाथ में तो बहुत सफाई है, तुम हमारा ये काम कर दो तो हम तुम्हें पे कर देंगे। तो इस तरह जो है मैं उनका काम करके देती थी और वो मुझे पे किया करती थी। फिर उसके बाद जो मैं ट्यूशन तो कंटिन्यू हो गई थी बच्चों से लेके जो है बड़ी लड़कियां कॉलेज की भी वो मेरे पास आने लगी थी। और एक तरह से मैंने अपने ड्राइंग रूम में एक ट्यूशन सेंटर खोल दिया था। मेरे पास सिटिंग का कोई सीन नहीं था, तो फिर लड़कियां जो हैं वो मेरे पास आया करती थी। और कभी अगर वो संडे को आ जाती थी कुछ काम पूछने के लिए, कोई ऐसे वगैरह लिखवाने के लिए, तो मुझे जब देखती थी मैं अपने लिए ब्लीच वगैरह कर रही हूँ, हेयर डाई कर रही हूँ या वैक्स वगैरह कर रही हूँ, तो एक दिन एक बच्ची ने मुझे कहा कि आप हमारे भी वैक्स कर दो हाथों की,
तो जो है हमारे हाथ बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो तुम्हारी स्किन पे कुछ इशू हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं, हमें परमिशन नहीं है। तो फिर मैंने उनकी वैक्स करना शुरू की। मेरे पास मशीन नहीं थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोकल तरीका था, इससे मैं वैक्स किया करती थी। तो मैंने जो है 4 सिल्वर के बाउल्स रखे हुए थे, ये मेरे पास अभी तक मौजूद हैं। ये जो हैं 20-25 साल पुराने हैं, लग नहीं रहा होगा आपको, लेकिन चूंकि मैंने इनको रखा हुआ है बहुत एहतियात से, घिस चुके हैं। तो इस छोटे बाउल की मैंने निशानी रखी हुई थी कि ये मैंने फेस की वैक्स करनी है। और ये जो है लेग्स की, ये मेरे स्पैचुला, ये मैंने अभी न्यू ख़रीदा। इससे पहले मैं आइसक्रीम स्टिक यूज़ किया करती थी। और ये हैंड्स की होती थी, और ये मैंने छलनी रखी हुई थी, इससे जो है मैं बाल रिमूव कर लेती थी। और एक बंदे के जो है रिमूव करती थी, उसको दूसरे बंदे पे अप्लाई नहीं करती थी, उसी बंदे के दूसरे हैंड पे अप्लाई मैं करती थी। उस ज़माने में ये होती थी लुबना की वैक्स। ये एज़ इट इज़ अभी तक है, इसकी पैकेजिंग चेंज हो चुकी है। और जो है ये अभी इस केक की शेप में आ रही है। पहले इसके जो हैं डिप्लेक्स टेरी की तरह गोल केक हुआ करते थे। तो इस तरह जो है मैं उनकी वैक्स किया करती थी, और उन्हें पार्लर जाने की जो इजाज़त नहीं मिलती थी, वो मेरे पास आकर जो है वैक्स करवा लिया करती थी। तो वो जो है मुझे थोड़ा बहुत पे कर देती थी, जो उनको पॉकेट मनी मिलती थी। और मैं ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करती थी। बेसिकली मैं कहती थी आप जो हो मुझे वैक्स की प्राइस पे कर दो, जितने की मेरी वैक्स आई है, और वैक्स की मैं प्राइस बता देती थी। तो वैक्स मेरी लग जाती थी 70-80 रुपीज़, एट टाइम्स 100 रुपीज़ की वैक्स लगती थी, क्योंकि मैं उनके सामने ही जो है बॉक्स ओपन करके डालती थी, और उनके सामने ही करके उसको डिस्कार्ड कर दिया करती थी। तो वो उतने मुझे पे कर देती थी और बहुत खुश होती थी। तो फिर जो है जब ट्यूशन वाली बच्चियों से जो है ये बात पूरे मोहल्ले में स्प्रेड हुई, कहते हैं ना कि अगर आपने कोई चीज़ छुपानी हो तो आप लेडीज़ को बता दो। तो सेम नेचर ये है कि वो फिर बच्चियों ने आसपास बताना शुरू किया कि यहाँ पे जो है बाजी हैं, वो ट्यूशन पढ़ाती हैं, और वो इस तरह जो है थोड़ा बहुत पार्लर का काम करती हैं। तो आसपास की आंटियाँ मेरे पास आने लगीं और कहती थी कि हमारे बालों में डाई कर दो, रूट्स में डाई करवाना है, हेयर कलर लगाना है, मेहंदी लगानी है, सर पे मसाज करवाना है, हम तुम्हें पे कर देंगे, कितना लेती हो। तो पहले तो मैं चुप कर गई, फिर मैंने कहा मुझे पैसे आ रहे हैं और मेरे पास ये स्किल है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, आपकी जो मर्ज़ी है आप दे दें, अगर कलर मेरा होगा तो कलर की पेमेंट मैं लूँगी। तो मैं जो हूँ यूज़ किया करती थी ओलिविया का, और उस वक्त आता था पॉली कलर आम था, ओलिविया का था, 1-2 कलर्स के ब्रांड्स और थी, वो भी मेरे जेन से निकल। हाँ, क्यूने का बहुत ज़्यादा महंगा था, और काला कोला था, और एक एप्पल का भी कोई आता था कलर। वो कौन सा वाला था एप्पल वाला, जिसमें हम लोग वो डालते थे, अभी मेरे जेन से निकल गया। उसमें अमोनिया और हाइड्रोजन डालते थे, वो केमिकल वाला था। जिन्होंने अपने बालों में स्ट्रिकिंग करवानी होती थी तो वो वाला कलर जो है मैं उनके लिए यूज़ किया करती थी। और हिना मैंने रखी हुई थी। तो अभी तो ये मरहबा वालों की, पहले ओपन हिना आती थी, तो वो उनके बालों को मैं डाई करती थी, और मुझे जो है पैसे मिल जाते थे। फिर उसके बाद जब वो मेरे हाथों में देखती थी कि मैं क्यूटिक्स नहीं लगाती हूँ, क्योंकि नेल पॉलिश लगाने से जो है आप लोगों की नमाज जायज़ नहीं होती, वज़ू नहीं होता, तो मैं हाथों में जो है ना अर्क लगाया करती थी। अर्क मैं घर में बनाती थी चाय की पत्ती और गुड़ के साथ, और मुझे बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि उसको बनाने में जो है पूरे घर में स्मेल फैल जाती थी। तो मेरी कोशिश होती थी जिस दिन मेरे फादर और भाई घर पे ना हो तो मैं उस दिन वो अर्क बनाऊँ। वो अर्क मैं बनाती थी, और मैं नेल पेंट किया करती थी। तो वो 3 कलर्स में मैं बनाती थी, लाइट, डार्क और मीडियम। तो वो उनको बहुत पसंद आता था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप, 1-2 आंटियों ने कहा कि आप ये कलर ना हमें सेल करो, क्योंकि ये बाज़ार में नहीं मिलता। तो ये कलर भी जो है ना, मैंने ये जो बुक्स मेरे पास पड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं, बानों के टोटके और टीवी टोटके, बैक कॉकअप ख्वाजा और हुसैन अफजा टोटके, इस तरह की मेरे पास और भी बुक्स थी। तो इनसे जो है ना मैंने सीखी थी। और ये कुछ बुक्स यहाँ पर थी, जैसे ये आप देख रहे हैं, आओ सखी ईद मनाए, और किरण पकवान और किरण स्टाइल। तो इन बुक्स में भी जो एक सेक्शन होता था ब्यूटी कॉर्नर का, उसमें बहुत सारी टिप्स दी होती थी। उन टिप्स को फॉलो करके जो है मैंने बेसिक ब्यूटिशन कोर्स सीखा था। और फिर इस तरह जो है वो अर्क बनाती थी। और फिर बाज़ार से ना मेरी मदर ने मुझे छोटी बॉटल्स ला कर दी थी, जैसे आई ड्रॉपर होते हैं ना, वो 5-5 रुपीज़ की बॉटल्स मिल जाती थी। मम्मा बल्क में ले आई थी। वो 10 to 15 और 20 रुपीज़ का मैं अर्क सेल किया करती थी नेल पेंट की जगह। और लोग बहुत खुश होते थे कि हमारे नेल्स में जो है कलर आ गया है और हमें नेल पॉलिश की भी ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद जो है मैं मेहंदी लगाया करती थी बच्चियों के ईद पे, स्पेशली अपनी सिस्टर के। मुझे सिर्फ 3-4 डिज़ाइन आते थे मेहंदी लगाने के। तो जैसे ये बुक में है, मैंने पहले भी आप लोगों से एक उसमें शेयर किया कि मेरी सिस्टर आ जाती थी मेरे पास कि ये देखें आपकी ये वाला जो डिज़ाइन है ना, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ना लगाना है, मेरी फिंगर पे ये वाला डिज़ाइन लगाना है, ये वाला लगाना है। तो मैं कहती थी भाई मुझे ये वाला तो नहीं आता, ये वाला लगा देती, ये वाला मतलब मुझे जो डिज़ाइनिंग आती थी वो मैं उसके हाथों पे लगाती थी। और फिर जब उसकी फ्रेंड्स देखती थी और नेबर्स वाली देखती थी बच्चियाँ, तो वो कॉलर जाने के बजाय जो है आंटियाँ मेरे पास भेज देती थी बच्चियों को, और उनके हाथों पर मैं मेहंदी लगा देती थी। तो उस ज़माने में कॉलर वाले जो हैं वो एक साइड के 50 रुपीज़ लिया करते थे, और अगर दोनों हाथ करवाते थे तो कंसेशन करके 100-150 लिया करते थे। तो मैं जब दोनों हाथ लगा देती थी तो मुझे 50 रुपीज़ मिलते थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मैं अपने भी लगाती थी और अपनी सिस्टर के हाथ पे मेहंदी लगा लगा के जो है ना काफ़ी स्किल्ड हो गई थी। और मैंने इस तरह की बुक्स रख ली थी जिन पे डिज़ाइन होते थे, और जो मेहंदी बच जाती थी तो बैठ के मैं प्रैक्टिस करती थी। अब तो ये हो गया, इतने साल हो गए कि मेरी प्रैक्टिस डल होगी, मैंने बिल्कुल मेहंदी लगाना छोड़ दिया। और पहले जो है मेरे हाथों पे यहाँ से बेल होती थी, पूरे हाथ नहीं होते थे, मैं जस्ट उंगलियों के बीच में करती थी मेहंदी। तो सारे कहते थे ये कौन सा स्टाइल है, मैं कहती थी ये नौरीन का स्टाइल है। और पत्ते और डैफोडिल के फ्लावर्स और बहुत ज़्यादा ना मैं इस तरह की बनाया करती थी। तो मेरी सिस्टर को भी आहिस्ता आहिस्ता शौक़ होता गया, तो उसने मुझे कहा कि आप ही मुझे जो है पॉलर का कोर्स करना है। मेरी फैमिली काफ़ी अगेंस्ट थी, फिर मैंने उसको पॉलर का कोर्स करवा दिया। और हम लोग जब लोगों को कहते थे कि जी हमें मॉडल चाहिए, तो पॉलर वाले कहते थे अपने साथ मॉडल लेकर आएँ जिनके ऊपर जो है आपने चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, तो लोग रिफ्यूज़ कर देते थे। और उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम में ही उसको छोटा सा पॉलर खोल कर दिया, तो जो है लोग आने लग गए, वो पे नहीं करते थे और कहते थे अब हमारा काम फ्री में करो। तो मैं कहती थी अब तो मैं फ्री में नहीं, मेरी सिस्टर करके देगी। तो इसी तरह है दुनिया का रुख के वो जो है अपने मतलब की होती है और कभी भी आपकी हेल्प नहीं करती। तो ये मेरी 9th टिप थी। 10th टिप जो है मेरी अर्निंग की थी कि मैंने जो है आर्ट का काम सीखा था। मेरी फ्रेंड्स जो हैं उनकी मतलब शादियां अरेंज हो रही थी, तो एक फ्रेंड ने जो है स्टिचिंग सीखने के लिए वो जाती थी स्टिचिंग सेंटर। एक फ्रेंड जो है ये आर्ट का काम सीखने जाती थी। एक फ्रेंड जो है एम्ब्रॉयडरी के लिए जाती थी सिलाई सेंटर। तो मुझे भी शौक़ हुआ, तो एम्ब्रॉयडरी मुझे ऑलरेडी आती थी, स्टिचिंग भी मुझे ऑलरेडी आती थी और मेरा काफ़ी हाथ साफ़ हो चुका था। तो मैंने कहा नहीं, मैं आर्ट का काम सीखती हूँ। मैंने फिर आर्ट का काम सीखा और नक्शी, दबका, कुर्रा ये मैं किया करती थी। ब्राइडल ड्रेस मैंने 2-3 साल तक बनाए हैं, और एक ड्रेस बनाने में मुझे 10 से 15 दिन लगते थे दुपट्टे समेत। उस ज़माने में रवाज था कि कमीज़ प्लेन होती थी, शलवार के पाइंचों पे काम होता था और दुपट्टे पे काम होता था। तो हर सीज़न जो है फ़ैशन चेंज होता रहता है। तो वो मैं कैप पहन लिया करती थी, क्योंकि नोज़ल से और सुई लग लग के जो है मेरी ये फिंगर टिप्स ख़राब हो रही थी। तो मैं आर्ट का काम करने जाती थी और उससे भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग मुझे काम देने लगे थे। काफ़ी लोग जो है मुझे पे भी नहीं किया करते थे। फिर उसके बाद जो है ना मैं काफ़ी अर्से बाद मुझे हुआ कि मैं बोर हो रही हूँ इन सारी चीज़ों से। तो मम्मा ने ना मुझे छुट्टियों में भेज दिया मुल्तान खाला के पास। वहाँ पर खाला के घर में जो नेबर्स वगैरह आते थे उनसे मैंने सीखी मुल्तानी कढ़ाई और परांदों का काम। तो परांदे मैंने फिर बनाना शुरू किए जब मैं घर आई। तो लौंग के परांदे, मोती सितारे और शीशे के काम से मैं परांदे बनाया करती थी, वो मैं सेल करती थी। और एक परांदा जो है वो 25 रुपीज़ का सेल होता था। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती थी कि मेरा टाइम भी पास हो जाता था, और मैं बल्क में धागा वगैरह लेके आती थी और मम्मी मेरी हेल्प करती थी। फिर खाला के घर में ही जो है ना मैंने नाला बनाना सीखा था, और वो कुल्फ़ी के तिनकों से चरपाई को उल्टा खड़ा करके। तो उस ज़माने में ये नहीं होता था कि जी इलास्टिक है, इलास्टिक आप डालो। तो नाले भी मैं बनाया करती थी, बट वो काम थोड़ा हेक्टिक था, वो काम मैंने छोड़ दिया। फिर मैं दुपट्टों पे जो है मुल्तानी कढ़ाई किया करती थी, तो उससे जो है मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती थी। टिप नंबर 12 जो है, मैंने स्क्रैप से बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने पैसे कमाए हैं। और वो इस तरह कि मुझे जो है बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, बट मैं जो हूँ बुक्स
अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जो मंथली आती थी, फुल पे नहीं कर सकती थी उन बुक्स का, ना रिसालों का और ना ही अखबार जहाँ का मैं वेट कर लेती थी जब 2 to 3 मंथ्स गुजर जाते थे और वो स्टोर्स पे हाफ़ कीमत पे आती थी। यानी ये जो दुकानें होती हैं पुराने रसाइल और अखबार आपकी, वहाँ से जाके हाफ़ कीमत पे मैं परचेज़ करती थी, उनको मैं पढ़ती थी और फिर वो मैं रख लेती थी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो है मैं रख के कैसे करती हूँ। वो मेरी अभी तक आदत है कि वो बुक्स जो है मैं कैसे स्क्रैप में करती हूँ और मुझे कैसे अर्निंग होती है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, ये मैंने बुक्स रखी हुई हैं, ये स्क्रैप में देनी है, ये मैं पढ़ चुकी हूँ। कुछ बुक्स यहाँ पर भी रखी हुई हैं, तो ये जो है मैं स्क्रैप में दे दूँगी। ये पेपर और सारे गत्ते हैं तो मैं इनको बिन में नहीं फेंकती हूँ, मेरे घर से कूड़ा बहुत कम जाता है। ये भी कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, कुछ रिसाले हैं और अखबारात वगैरह हैं जो मैंने इस तरह बैग में डाल दी, और जब ये बैग भर जाएंगे तो ये मैं शॉप पर जाकर दे दूँगी और जो है इससे मुझे काफ़ी अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो पेपर है वो तोल के हिसाब से लेते हैं। सेम इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि बॉटल और टिन्स हैं, ये भी मैं जो है कबाड़ी में नहीं देती हूँ और मैं इस तरह जो है शॉपर में रख लेती हूँ, और जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो ये भी मैं जो हूँ शॉप पर जाकर दे देती हूँ और इससे भी जो है मुझे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो ये एक टिप थी जिससे जो है मैं अभी भी अर्निंग कर रही हूँ। यूँ कह लें कि मैं एक पानी पिंचर बन गई हूँ, मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती। बाहर के ममालिक में तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैंने कोरिया में देखा है कि उन्होंने हर सोसाइटी के बाहर जो है 4 जो है बिन्स रखे हुए हैं और उनके ऊपर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि बॉटल्स एक जगह पे डालनी है, पेपर एक जगह पे डालना है और कचरा एक जगह पे आएगा, शॉपर्स एक जगह पे। मतलब हर चीज़ के जो है ना उन्होंने अलग अलग बना दिए हैं कि आपने कोई कचरा मिक्स नहीं करना है। तो वहाँ पे फिर जो स्वीपर्स वगैरह आते हैं वो ये चीज़ें उठा कर ले जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो उन चीज़ों से मैंने बहुत सीखा है और मैं अपना स्क्रैप इस तरह ही देती हूँ। तो ये मेरी टिप है, हो सकता है इस टिप में से कोई टिप आपके काम आ जाए। सुनने को तो ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, बट ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि इस एक्सपीरियंस ने जो है मुझे ये नहीं करने दिया कि मैं किसी से मांगूं और जो है मैं कहूँ कि मुझे इतनी पेमेंट चाहिए, मैंने ये परचेज़ करना है, ये परचेज़ करना है, मैंने इसके लिए पे करना है, मैंने ड्रेस बनाने, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मैंने ये करना है। तो मैं इन चीज़ों से ही जो है अर्निंग करती हूँ। मैं रिसाइकल कर लेती हूँ चीज़ें और उससे मुझे जो है हाफ़ नहीं तो क्वार्टर पेमेंट ज़रूर मिलती है। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो फालतू नहीं जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप नंबर मेरी 13 है कि बचपन से ही जो है मैंने स्कूल की बुक्स बहुत संभाल के रखी थी और मैं बुक्स के ऊपर स्क्रैचेस नहीं लगाती थी, ना मैं पेन लगाती थी। जैसे अब आप ये मेरी बुक देख रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी बुक है, मेरे कॉलेज के ज़माने की। आई थिंक 93-94 का ईयर था, फर्स्ट ईयर। तो ये तब की बुक है और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है। तो मेरी बुक्स इसी तरह होती थी और मेरी सिस्टर को भी मैंने आदत डाली थी कि आपने इसको स्क्रैच नहीं लगाना। अब ये थोड़ा सा इसका हो गया है तो मुझे बड़ा दुख होता है। कहते हैं कि जो बुक्स होती हैं वो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, वो आपको बहुत नॉलेज देती हैं, तो उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। सेम इसी बुक के साथ है, मैंने बिल्कुल भी पेंसिलिंग नहीं की हुई है। तो मेरी बुक्स इसी तरह इतनी अच्छी हालत में होती थी, तो वो बुक्स जो है ईयर की मैं रख लेती थी। अगर नेक्स्ट कोर्स जो है वो मेरी सिस्टर के काम आना होता था तो वो मैं उसको दे दिया करती थी। अदरवाइज़ अगर किसी को ज़रूरत होती थी, नेबर वगैरह, मैं उसको देती थी। नहीं तो मैं जो हूँ बुक्स रख लेती थी और मैं स्टेशनरी पर या जो हाफ़ रेट पर बुक्स होती हैं, शॉप्स होती हैं पुरानी बुक्स की, ओल्ड बुक्स की, वहाँ जाकर मैं सेल करती थी और मुझे हाफ़ पेमेंट मिल जाती थी। एट टाइम्स शॉप वाले पेमेंट नहीं देते थे और कहते थे इसकी एक्सचेंज में अगर आपने बुक्स लेनी है तो हमारे पास और बुक्स पड़ी हुई हैं तो आप वो बुक्स ले लें। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता था और उसकी एक्सचेंज में मैं दूसरी बुक्स ले आया करती थी। तो ये मेरी एक और टिप थी जिससे जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा सेविंग की हुई थी। अब इसके अलावा जो मेरी एक और टिप थी वो ये था कि मैं बच्चों को जो है ऐसे वगैरह लिख कर दिया करती थी। मैं टॉपिक्स लिखती थी लैंग्वेज सेंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं,
तो वहाँ पे शॉर्ट टॉपिक्स होते थे, डिबेट्स वगैरह उन्होंने करनी होती थी, टेंसेस होते थे, तो वो मेरे पास आ जाते थे और मैं उनको लिख कर देती थी। वो उसकी तो मैं कोई पेमेंट नहीं लिया करती थी। तो ये होता था कि वो लोग जो हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ भिजवा दिया करते थे, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे मेरे पास आते थे तो उनके पेरेंट्स की शॉप्स थी। एक तो हमारे नेबर्स में 3 फैमिलीज़ रहती थी, उनके फादर की पकवान सेंटर्स की शॉप थी, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा घर में खाना आ जाया करता था। इस तरह के उनकी शॉप से घर पे जब खाना आता था तो वो लोग तंग पड़ जाते थे कि हम इतना क्या करेंगे, तो वो मेरी तरफ भिजवा देते थे। गोश्त होता था, चिकन होता था, एट टाइम्स रॉ होता था, एट टाइम्स पका हुआ होता था। तो फिर ईद वगैरह पे और फिर जब शादियों का सीज़न होता था तो बहुत चीज़ें आया करती थी। फिर एक नेबर थे, उनके फादर की जो है मिठाई की शॉप थी, तो इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं घर पे आ जाया करती थी। मैं भी खुश हो जाती थी और मेरी फैमिली भी खुश हो जाती थी कि देखो हमारे घर में नेबर्स की तरफ से इतनी चीज़ें आ रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, आप शेयर करो और एक दूसरे की केयर करो, तो वो यही होता था। वो लोग अपनी खुशी से बहुत सारा कुछ भेज देते थे, तो मेरा कुकिंग का टाइम बच जाया करता था। और जो है मेरे पास इतना टाइम होता था कि जो है मैं दूसरा तीसरा काम कर लूँ, एसेज लिख लूँ, बच्चों को टॉपिक लिख कर दूँ, बच्चों की ग्रामर मिस्टेक्स ठीक करूँ, उनको ग्रामर के प्रोज और कॉन्स में सिखाती थी, उनको प्रोनाउंसिएशन वगैरह सिखाती थी, उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी में संडे के संडे सिखाया करती थी। एक स्पेशल क्लास में बच्चों की लिया करती थी। फिर हमारे एक और नेबर थे शेख साहब, और उनकी जो मिसेज़ हैं उनको जब भी कहीं पर जाना होता था तो वो अपनी बच्चियों के पास जो है मुझे छोड़ जाती थी कि मेरी बच्चियाँ छोटी हैं, घर में अकेला डरेंगी, तो 2-3 घंटे के लिए नौरीन तुम इनके पास बैठ जाओ, बेशक तुम अपना काम करती रहना बट बच्चों का ध्यान रखना। तो स्कूल पढ़ती थी उनकी बच्चियाँ, और उस ज़माने में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो मैं उनके घर टाइम गुजार दिया करती थी और वो बेफ़िक्र होकर चली जाती थी अपना काम वगैरह करने के लिए, या उन्हें कहीं किसी फैमिली में विज़िट करना होता था। तो ये होता था इन रिटर्न वो भी जो है मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट का टोकन ले आती थी, या कभी भी कुछ अच्छा बनाती थी तो दोपहर का या रात का खाना ट्रे में लगा के भेज दिया करती थी। तो उनके साथ भी काफ़ी मेरे मतलब अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। फिर उनकी फैमिली में जो फंक्शन वगैरह होते थे तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी और सबको बताती थी कि ये जो है ना मेरी चौथी बेटी है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि मुझे इतनी इज़्ज़त मिल रही है, गो कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं थी, मैं उनके पड़ोसी की बेटी थी, बट वो मुझे अपनी बेटियों की तरह इज़्ज़त देती थी। और इसी तरह जिस तरह अपनी बेटियों के लिए ईद पे चूड़ियाँ वगैरह लेकर आ रही हैं तो साथ में मेरे लिए भी चूड़ियों का सेट आ रहा है। सेम जो है राशिद अंकल की बेगम जो अपनी नवासियों के लिए कपड़े वगैरह मुझसे सिलवाया करती थी, वो जब भी अपनी बेटी के पास कराची जाती थी मिलने के लिए तो मेरे लिए वहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी लाती थी। तो कहती थी जिस तरह अंबर मेरी बेटी है वैसे नौर तू भी मेरी ही बेटी है, तो एक बेटी के लिए लेकर आई हूँ तो अच्छा नहीं लगता कि मैं दूसरी बेटी को कुछ ना दूँ। तो मेरे और मेरी छोटी सिस्टर के लिए वो भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आती थी कि तुम इतनी मेहनत से जो है कपड़ों पे स्टिचिंग करके देती। तो फिर जो है उनके जो रिलेटिव्स थे उनकी बेटी वगैरह उन्होंने मुझे फिर अपने लॉन के कपड़े भी दे दिए थे सिलने के लिए। तो मैं जो हूँ 100 रुपीज़ 50 चार्ज किया करती थी अर्जेंट सिलाई के, और नॉर्मल सिलाई जो मैं 1-2 दिन में सी कर देती थी तो वो मैं 100 रुपीज़ चार्ज किया करती थी। तो काफ़ी अच्छी मेरी अर्निंग हो जाती थी, और वो अर्निंग जो है मैं सेव करती थी और उससे मैं अपने ड्रेसेस और बाकी ज़रूरियात पूरी किया करती थी। तो ये मेरी एक और अच्छी टिप थी। तो आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चियों को सिलाई वगैरह सिखाएं ताकि जो है वो अर्निंग कर सकें। तो बताने का सारा मकसद ये है कि आजकल के ज़माने में आपको ऐसे नेबर्स नहीं मिलते, उस ज़माने में नेबर्स थे मेरे रिलेटिव से भी बढ़कर हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो टिप्स हैं और जो अच्छे लोग चले गए हैं तो वो ख़त्म नहीं हुए हैं। मीन्स कि आप अच्छे बनोगे तो लोग आपके साथ अच्छे बनेंगे। आजकल का तो ज़माना इस तरह है कि यही नहीं इंसान को पता कि आपके साथ वाले घर में कौन रह रहा है। अब हम जहाँ पे रह रहे हैं मुझे नहीं पता साथ वाले घर में कौन रह रहा है, ये ज़माना आ गया। और पहले का ज़माना था फैमिलीज़ मिल के रहती थी, एक दूसरे का साथ देती थी, एक दूसरे की हेल्प किया करती थी। तो मेरी टिप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका मैं पार्ट 2 बनाऊँगी, आप लोग बोर ना हो जाएं। आज की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो इनबॉक्स में आप मैसेज करके मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।